तो आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर और नए सब्जेक्ट के साथ यहाँ आए हैं, जो कि है क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं और विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम संसाधन और विकास के बारे में अलग अलग समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम संसाधन और विकास के बीच के तालमेल को समझेंगे। संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का अर्थ होता है वे वस्तुएं जो हमारे आसपास पर्यावरण में उपलब्ध है और जिसका यूज़ हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में हम पानी, हवा, पेन, पेंसिल, फ़ोन ये सभी ले सकते हैं। ये सभी संसाधन हैं। इनमें से कुछ प्रकृति द्वारा बनाए गए संसाधन हैं और कुछ जो है वो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन हैं। अब विकास का मतलब क्या होता है? विकास का अर्थ है जब कोई वस्तु या चीज़ के गुण में वृद्धि होती है, वह आगे बढ़ता है, वह विकसित होता है, तो वह विकास कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बीज को ले सकते हैं। सबसे पहले बीज जो है वो अंकुरित होकर पौधे में परिवर्तित होता है, फिर वो धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हमें बीज के विकास के बारे में समझाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम संसाधन और विकास के बारे में समझ गए। अब चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं कि आखिर क्या बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें संसाधन के बारे में बताया गया है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहाँ बताया गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब होता है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, लाभ पहुँचे। और सांस्कृतिक रूप से मान्य का मतलब है जो कि उस संसाधन को हमारा समाज एक्सेप्ट करे, उसे अपनाए, वह एक संसाधन है। यहाँ पर हमें संसाधन के बारे में क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाओं के बीच में अंतर संबंध को बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मानव जो है वो प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है। वो किस लिए? अपनी आर्थिक गति को तेज करने के लिए और लाभ पहुँचाने के लिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको संसाधन में परिवर्तित करते हैं। संसाधन में परिवर्तित करने के लिए वो प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हैं और फिर उन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पर संसाधन के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, तो चलिए इसे देखते हैं। संसाधनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। अब इन्हें भी आगे विभाजित किया गया है, तो चलिए इसे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन बताए गए हैं: जैव, अजैव। अब जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है? तो चलिए सबसे पहले जैव संसाधन को समझते हैं। जैव संसाधन जो होते हैं वो वैसे संसाधन होते हैं जो कि जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो जैव संसाधन होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल में पेड़, पौधे, मनुष्य, जीव जंतु ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण में आते हैं। वहीं अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये जो है अजैव संसाधन जो है वो जैव संसाधन का ऑपोजिट है। ठीक, तो अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जो निर्जीव होते हैं और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। इनमें जिनमें हम एग्जाम्पल में चट्टान और धातुओं को ले सकते हैं। ठीक, समाप्यता के आधार पर भी 2 संसाधन है: नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जिसको हम यूज़ करने के उपरांत वो कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको यांत्रिक, भौतिक या रासायनिक द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। नवीकरण योग्य संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी आते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन वैसे संसाधन है जिसका यूज़ करने के उपरांत वो एक बार में समाप्त हो जाते हैं और फिर इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो कि एक मानव की आयु से भी अधिक होता है। वैसे संसाधन में कोयला और जीवाश्म ईंधन आते हैं। अब आगे देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन बताए गए हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय।
तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन जो है वो वैसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति या फिर लोगों के समूह का, व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण होता है, अधिकार होता है, जिसमें कि बगीचे, खेत, बांध ये सभी आते हैं। वहीं सामुदायिक क्या है? सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिस पर एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होता, बल्कि इसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उस जगह को पूरा लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ये इसमें एग्जाम्पल में हम पार्क, पिकनिक स्पॉट, लाइब्रेरी ये सभी ले सकते हैं। ठीक। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जो देश के सीमा के अंदर पाए जाते हैं और जिन पर देश का नियंत्रण होता है, अधिकार होता है। तकनीकी तौर पर देखें तो हमारे देश में जितने भी संसाधन है वो राष्ट्र के अधीन है, राष्ट्रीय संसाधन है। इसमें एग्जाम्पल में खनिज, वन ये सभी आते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन है जो कि देश की सीमा के बाहर पाए जाते हैं, जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, जिनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जिसमें एग्जाम्पल में हम समुद्री क्षेत्र लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किसी सीमित क्षेत्र के बाद ही कार्य किया जाएगा, तो वो क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र है कि किसी भी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर के आगे का जो हिस्सा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है। ठीक। अब आगे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन बताए गए: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। सबसे पहले देखते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं। तो संभावित संसाधन जो है वो वैसे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, परंतु अभी तक इसका उपयोग सही प्रकार से नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए अभी तक सही तरह से तकनीक का विकास नहीं हुआ है, जिसमें कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आते हैं। वैसे अभी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है। विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन वैसे संसाधन है जिसका पहले से ही सर्वेक्षण हो गया है और जिसकी मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित है, जिसमें हम कोयला और पेट्रोलियम लेते हैं, जिसकी गुणवत्ता और मात्रा पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। अब देखते हैं भंडार क्या है। भंडार जो है वो वैसे संसाधन है जो कि वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए हमारे पास अभी तक सही प्रकार की तकनीक नहीं आई है। इसमें हम एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? तो इसमें हम एग्जाम्पल में पानी ले सकते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि पानी जो है वो 2 प्रकार की गैस से मिलकर बनी है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम पानी से हाइड्रोजन को अलग कर सके। इसलिए जो है जल को भंडार संसाधन में माना जाता है। अब देखते हैं संचित कोष क्या है। संचित कोष वैसे संसाधन होते हैं जिसका यूज़ वर्तमान में नहीं हुआ है, परंतु हमारे पास अभी तकनीक उपलब्ध है जिससे कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, परंतु उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित किया गया है। जिसमें हम एग्जाम्पल में बांधों में जमा पानी, वनों में मौजूद लकड़ी ये सभी ले सकते हैं जो कि भविष्य के लिए रखे गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन हैं और उनका मतलब क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, जो कि पहले 2 प्रकार से किए गए हैं, प्राकृतिक और मानवीय। पहले प्राकृतिक को देखते हैं। प्राकृतिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण और अनवीकरण अभी हमने पढ़ा। चलिए इससे आगे बढ़ाते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन को भी आगे बढ़ाया गया है, जिसमें कि 2 प्रकार के संसाधन है, सतत और प्रवाह, दूसरा है जैव। अब सतत और प्रवाह का मतलब क्या होता है? सतत यानी कि गतिशील, निरंतर, वहीं प्रवाह का मतलब होता है बहना। ठीक। जैव संसाधन को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्य जीव। अब आगे देखते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। इसमें कि पुनः चक्रीय में धातु आते हैं और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। अब देखते हैं मानवीय को कितने भागों में बांटा गया। तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है संरचनाएं और संस्थाएं, दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि संसाधन को कैसे और कितने भागों में बांटा गया है।
तो चलिए आगे देखते हैं। संसाधनों का विकास। यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर संसाधनों का विकास कैसे होता है। ठीक, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन जो है वो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका क्या किया, अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे कि निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई है। अब देखते हैं ये समस्याएं क्या है। तो पहली समस्या है कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण जो है वो संसाधनों का ह्रास हो रहा है। वहीं दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि संसाधन जो है वो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे कि समाज दो भागों में बंट गया है। जिससे जो समाज है वो दो हिस्सों में बंट गया है, संसाधन संपन्न यानी कि अमीर और संसाधन विहीन यानी कि गरीब। ये दो प्रकार के हिस्से में बंट गए हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो है वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए हैं, जिसमें कि भूमंडलीय तापन यानी कि जो हमारी भूमि के टेम्परेचर है वो हाई हो गया है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है। ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि जो संकट है वो पैदा हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी जो है पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत ही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करे, लेकिन हमारे आने वाले भावी पीढ़ी जो भविष्य के लोग हैं उनकी भी आवश्यकताओं पर ध्यान दे और बिना किसी पर्यावरण को हानि पहुंचाए हो। ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हमें सतत पोषणीय विकास का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का अवहेलना ना करे। यहाँ हमें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में बताया गया है। चलिए इसे देखते हैं। जून 1992 में 100 से भी अधिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या है उसके हल ढूंढने के लिए किए गए थे। ये जो सम्मेलन है वो दो कारण से किए गए। पहला जो है वो पर्यावरण संरक्षण और दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बताया गया? एजेंडा 21 के बारे में। अब इसे भी हम आगे जानेंगे कि आखिर एजेंडा 21 था क्या। तो चलिए इसे देखते हैं। एजेंडा 21 जो है यह एक घोषणा है जिसे कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य जो है वो समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोग को निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। अब आगे देखते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब क्या है? संसाधन नियोजन का मतलब है कि प्लानिंग करना कि संसाधन का किस तरह और कैसे यूज़ किया जाए। ठीक,
संसाधन के बारे में प्लानिंग करना। अब चलिए इसे देखते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, यानी कि प्लानिंग। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों का उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरफ तो संसाधनों की प्रचुरता है, वो बहुत मात्रा है, परंतु दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए हम झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि जो राज्य है, प्रांत है, में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की यहाँ पर क्या है, कमी है। राजस्थान में जो है वो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता पाई जाती है, लेकिन यहाँ जल संसाधनों की कमी पाई जाती है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है वो देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ बहुत महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम भारत में जो है वो संसाधनों के प्लानिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में जो है क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में अनुमान लगाना और मापन करना। दूसरे में हमें क्या बताया गया है? दूसरा बताया गया है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करें। आगे देखते हैं। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ये प्रयास किए गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू की गई थी, जिसका मुख्य ध्यान था कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन करना। ठीक, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता क्या है? एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र है जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिने जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहां संसाधनों की कमी है लेकिन आर्थिक विकास है। यहाँ पर क्या है, बताया गया है कि कुछ ऐसे प्रदेश है जिसमें संसाधनों की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर आर्थिक विकास नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कुछ ऐसे प्रदेश देखें जिसमें जो है संसाधनों की कमी है, इसकी इतनी ज़्यादा प्रचुरता नहीं है, लेकिन भी यहाँ आर्थिक गति क्या है, तेज है। ठीक, इसका विकास है। आगे देखते हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए बहुत मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में भी तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास दोनों लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित है नहीं, बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब आगे देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। यहाँ पर हमें संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक, देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है।
इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है, इसको सुरक्षित करना आवश्यक है। भूतकाल से ही यानी कि पहले से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये क्या है? ये गांधी जी के द्वारा बताए गए शब्द है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के कारण लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर में हमें संसाधन संरक्षण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं भू संसाधन यानी कि भूमि पर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं उसे हम लोग भू संसाधन कहते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही की जाती है, उसी पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% जो है वो भूक्षेत्र मैदान है, जो कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक मान जाते हैं। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग में विस्तृत है, मतलब पाया जाता है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% जो भाग है वो पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि हमें भू आकृतियों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उनके प्रतिशत के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो ये ब्लू वाला क्षेत्र है वो मैदान का इलाका है। वहीं जो ये पर्पल वाला शेड है वो पर्वत इलाका है और जो येलो कलर का है वो पठार इलाका है। ठीक, जो कि अभी हमने पढ़ा। अब भू उपयोग को पढ़ेंगे। भू उपयोग यानी कि भूमि के उपयोग के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला है वन, दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी कि जो कृषि के योग्य ना हो, जिसमें खेती करना मुश्किल है, जिसमें पहला आता है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। ठीक, दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जिसमें कि इमारतें, सड़कें और उद्योग आते हैं, इसमें कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। तीसरे में बताया गया है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसमें कि पहला है स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, जिसमें कि पशुओं के चरने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि, जिसमें कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र शामिल है। आगे देखते हैं। तीसरा बताया गया है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो। चौथे में बताया गया है पड़ती भूमि क्या है? पड़ती भूमि का मतलब है जिसमें एक या एक से अधिक मौसमों के लिए बिना किसी फसल को लगाए हुए उसे खाली छोड़ दिया जाता है, वो पड़ती भूमि कहलाता है। इसमें पहला क्या होता है? वर्तमान पड़ती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। दूसरा बताया गया है वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती ना की गई हो। पाँच नंबर में बताया गया है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वह शुद्ध यानी कि निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र की शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिए जाते हैं।
जोड़ दिए जाएं तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। ठीक, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें कि भू उपयोग के बारे में बताया गया है कि कितने प्रतिशत भाग में वन भूमि, वन कृषि योग्य क्षेत्र और कृषि अयोग्य क्षेत्र हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे एक बार भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार और मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भूभाग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर जो प्रांत है में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध हमारे पास नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से में ही खेती हो सकती है। शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में वह 80% भूमि में खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। आगे देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की जो आजीविका है वह इसी पर निर्भर है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा जो है वो गैर कृषि प्रयोजनाओं में लगाई गई भूमि है। पहाड़ी, चट्टान, सूखा और मरुस्थलीय भूमि आते हैं। वहीं गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों को क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? भू संसाधनों का निम्नीकरण का मतलब है जितने भी भूमि में पाए जाने वाले संसाधन हैं उनकी गुणवत्ता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।